नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको इन अगले 60 मिनट में दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज की 4 बड़ी खबरें क्या हैं जिस पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी हमारी। फारस की खाड़ी में चल रहे बवाल के खत्म होने के आसार नजर आ ही रहे थे कि अचानक से अमेरिका की ओर से हुए हमले ने एक बार फिर से माहौल को बिगाड़ दिया। जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने भी अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। इस बीच कतर में शांति को लेकर एक महामीटिंग भी चल रही है। कैसे पाकिस्तान को आउट कर कतर मध्यस्थ बन गया, इसमें आपको पूरी रिपोर्ट में आपको डिटेल में दिखाऊंगा। नंबर 2 आज की जो बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान अब तक एनकाउंटर में मारे गए, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को एनकाउंटर में मारा गया है। तीसरे नंबर पर यादव बिरादरी के लोग हैं। सवाल यह है कि अखिलेश को एनकाउंटर से दिक्कत है या किसी जाति विशेष से। इस पर भी सारे आंकड़ों के साथ एक डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कर्नाटक में DK शिव कुमार के हाथ में सत्ता आ सकती है। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल की बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार एक साथ इस बैठक में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के CM पर जल्द बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को एक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश KC वेणुगोपाल की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बैठक हो रही है इसमें CM पर कोई चर्चा नहीं है, कुछ और मुद्दे हैं, कुछ और इश्यूज हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हकीकत क्या है ये आने वाले वक्त में थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। आज की चौथी बड़ी खबर, बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशियों को कहा है कि देश छोड़कर चले जाओ। शुवेंदु बोले हैं कि जल्दी से जल्दी भागो यहां से, वरना हम एक्शन लेने वाले हैं। हम घुसपैठियों को जेल भेजकर रोटी नहीं खिलाएंगे, वो यहां के दामाद नहीं है। इधर नॉर्थ 24 परगना में 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक हाकिमपुर चेकपोस्ट पर इकट्ठा हुए। दावा यह है कि ये लोग अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए थे और यहां हिंदुस्तान में रह रहे थे, लेकिन अब वापस बांग्लादेश जाने के लिए इन लोगों ने बॉर्डर्स पर लाइनें लगाई हुई। तो 16 ने सच में सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं उस महाडील की जो होते होते अटक जा रही है। अब जैसे मैंने महाडील शब्द का इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि मैं ईरान और अमेरिका की बात कर रहा हूं। जब से जंग शुरू हुई है तब से कई मर्तबा आपने सुना होगा कि बातचीत चल रही है, शांति समझौता हो रहा है। अब तो बस ये डील होने ही वाली है और कुछ होता भी ऐसा ही है, बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंचती है, लेकिन ये डील फिर भंग हो जाती है और ऐसा लगता है कि नहीं, शांति नहीं होगी, सिर्फ जंग होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। दरअसल हो फिर से ऐसा ही रहा है। इस बीच कतर में पीस टॉक्स चल रही थी, लेकिन इन पीस टॉक्स को लग रहा है कि कोई भी हल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ तो कतर में पीस टॉक चल रही है, राजधानी दोहा में जो नाजुक शांति वार्ता है, इसके बीच में एक बड़ा सैन्य तनाव फिर से सामने आ गया। अमेरिकी सेना ने देर रात ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर नए हवाई हमले कर दिए। ये एक्शन, ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के नेता युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए एक समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। पहले अमेरिका ने दावा किया कि उसने अपनी रक्षा में दक्षिण ईरान की नावों पर अटैक किया, हमला किया। इसके जवाब में अब ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ये दावा कर रहे हैं कि उसने भी अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। IRGC यह भी दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के RQ-4 ड्रोन और F-35 लड़ाकू विमान को भी हवाई क्षेत्र जो ईरान का था उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कैसे, आप देखिए कि बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। ये पीस टॉक के कतर में बातचीत चल रही थी, लेकिन इस बातचीत के बीच फिर से जंग की ओर बढ़ रहे हैं दोनों। रिपोर्ट देखिए। दोहा में शांति पर बात, बंदर अब्बास पर बारूद की बरसात। मिडिल ईस्ट में जंग की आग फिर भड़क उठी। ईरान का दावा, US का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया।
यूएस बोला हॉर्मुज के पास ईरानी बोट्स मिसाइल साइट्स नष्ट किए। खाड़ी में फिर बम बरसे, तनाव चरम पर। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि उसने अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में 3 धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिका और इजराइल के विमानों ने लारक द्वीप के दक्षिण में ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। ईरान के दावे के कुछ ही देर बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक हॉर्मुज के पास बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी बोट्स को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही बंदर अब्बास इलाके में मिसाइल साइट पर भी हमला किया गया। अमेरिका का कहना है कि कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों को ईरानी खतरों से बचाने के लिए की गई, यानी सेल्फ डिफेंस का हवाला किया गया। सीज फायर और बैकडोर बातचीत के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी कार्रवाई नहीं रुकी तो पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। वहीं कतर में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है। ईरान के नेता दोहा में हैं, जिसमें संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हैं। यहाँ फ्रोजन एसेट्स और संघर्ष रोकने पर चर्चा हो रही है। इसी दौरान ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में हजारों ड्रोन और मिसाइलें दागे थे, जिससे शांति की डील अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ समझौते को लेकर बातचीत कतर में जारी है। रूबियो ने कहा कि समझौते की सटीक भाषा तय करने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर हाल में खुला रहेगा, चाहे किसी भी तरीके से। अमेरिकी दावों के बीच ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने युद्ध के दौरान ईरानी नागरिकों पर एक नए तरह से हथियार का परीक्षण किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने कहा कि हमले में ऐसे एयरबस्ट मिसाइल इस्तेमाल किए गए जिनसे तेज रफ्तार टंगस्टन के छोटे छोटे टुकड़े चारों ओर फैले और भारी तबाही हुई। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ईरानी नागरिकों पर नए हथियार की ताकत जांचने के लिए जानबूझकर किया गया हमला था। कुल मिलाकर दोहा में शांति पर बात, बंदर अब्बास पर बारूद की बरसात से एक बात तो साफ है कि पीस डील में किसी की दिलचस्पी नहीं है, बस टाइम पास किया जा रहा है, जिसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक के कंक्लूजन पर अगर मैं जाऊं, मैं अभी इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, शांति होती हुई दिख नहीं रही है और आसार इसी के ज्यादा हैं कि जो जंग है जिसको लगातार कम करने की, खत्म करने की, सीज फायर की कोशिश की जा रही है, वो जंग बढ़ेगी और इस जंग में आग के घी का काम कर रहे हैं कुछ मैसेजेस, कुछ संदेश। और ये जो संदेश अगला मैं आपको यहां इस वॉल पे दिखाने जा रहा हूं, ये है ईरान के सुप्रीम लीडर का जो संदेश है, वो क्या कह रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने क्या संदेश दिया है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के लिए खाड़ी देश सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। वो एक तरीके से आप अगर इसकी पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अमेरिका को धमका रहे हैं। समय को पीछे मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अब क्षेत्र के देश पहले जैसे हालात स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका की बातचीत स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का प्रभाव पश्चिम एशिया में लगातार कमजोर हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जहां पर ये जंग चल रही है, वहां पर अमेरिका लगातार कमजोर हो रहा है, जबकि ट्रंप कहते हैं हमारे पास सुपर पावर है, हमारे पास तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हैं, हम चुटकी में ईरान को जमीन में मिला देंगे। वो कहते हैं अब अमेरिका के लिए खाड़ी देश सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, आप समझिए कि आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि कतर में एक तरफ तो पीस टॉक्स चल रही हैं, ये चल रहा है कि चलिए भाई बातचीत होगी और बातचीत के बाद ही मसला सुलझेगा, कुछ शर्तों पर सहमति बनेगी और फिर जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे दोनों तरफ से, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ की, तो फिर पीस टॉक होती भी नहीं दिखेगी, समझौता नहीं होगा। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका की स्थिति पहले से कम होती जा रही है, यानी कि मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका कमजोर हो रहा है और इसीलिए वो अपने कदम वापस पीछे खींच रहा है। अब अमेरिका के लिए खाड़ी देश सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेंगे। तो इस तरह की बातें मुस्तफा खामनेई की तरफ से की जा रही हैं और मुस्तफा खामनेई का ये कहना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4-5 लोग हैं इस वक्त ईरान में जो इस पीस टॉक को किसी नतीजे तक पहुंचा सकते हैं, किसी बड़े फैसले को लिया जा सकता, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेहरा मुस्तफा खामनेई का है। हालांकि मैं बता दूं कि मुस्तफा खामनेई खुद भी अमेरिका की तरफ से जो अटैक्स किए गए थे उसमें घायल हुए थे। इस तरह की रिपोर्ट्स
निकलकर सामने आई थी। अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं और जो 4-5 फेसेस हैं इस वक्त ईरान में जिनको डिसीजन मेकर कहा जा रहा है, यानी कि फैसला लेने वाला, उनमें एक मुज्तबा खामनेई का भी चेहरा है। और ऐसे में मुज्तबा खामनेई का ये जो स्टेटमेंट है ईरानी सुप्रीम लीडर का, ये कई मायनों में अहम हो जाता है। इस बीच में आपको बता दूं कि एक ब्रेकिंग न्यूज भी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान शांति वार्ता से पाकिस्तान बाहर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की शांति वार्ता से पाकिस्तान बाहर हो गया है। कतर को कमान मिल गई है, क्योंकि मैं अभी बार बार आपको कह रहा हूं कि पीस टॉक कतर में चल रही है और कतर को इस वक्त इस बात की कमान मिली है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस टॉक्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन इसमें मेजर पॉइंट यह है कि पाकिस्तान इस पीस टॉक से बाहर हो गया है। तो उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान शांति वार्ता से पाकिस्तान बाहर हो गया है और कतर को अब इस बात की कमान मिली है कि वो पीस टॉक को हैंडल करे। दोहा में हाई प्रोफाइल डिप्लोमैटिक मीटिंग इस वक्त चल रही है और इस डिप्लोमैटिक मीटिंग में यही कोशिश की जा रही है कि शांति हो। दोहा में मोहम्मद बागेर गालिबाफ इस वक्त मौजूद हैं और वो इस पीस टॉक में ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईरान शांति वार्ता चल रही है, लेकिन दो चीजें चल रही हैं। एक तो मैं आपको शांति वार्ता की ब्रेकिंग दिखा ही रहा हूं, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, ये चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि एक तरफ शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ अटैक्स हो रहे हैं। गालिबाफ और अब्बास अराक्ची भी एक बड़ा फेस है ईरान का, और जो जिन 4-5 लोगों का नाम मैंने आपको बताया था कि वो डिसीजन मेकर हैं, उनमें एक अब्बास अराक्ची भी हैं और गालिबाफ भी हैं। लेकिन गालिबाफ की अगर मैं बात करूं तो उनको बड़ा कट्टरपंथी नेता माना जाता है गालिबाफ को। तो ऐसे में क्या गालिबाफ की मौजूदगी इस पीस टॉक को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का बाहर होना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान, आप समझिए कि इस पूरी पीस टॉक में खुद को रहनुमा की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो ये जताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, हमारे इंटरवेंशन के बाद, हमारी कोशिशों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो सकता है। लेकिन ऐसे दूध से मक्खी की तरह अब पाकिस्तान बाहर हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की कुछ ऐसी हरकतें हैं जो अमेरिका को नाराज कर सकती हैं, उस पर भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। मैं अब्राहम समझौते की बात कर रहा हूं, जिसके लिए ट्रंप ने कहा था, लेकिन पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम इस अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो ना है, ये ना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। इस बीच मैं आपको बता रहा हूं कि दोहा में जो डिप्लोमैटिक मीटिंग इस वक्त चल रही है कतर की राजधानी में, इस डिप्लोमैटिक मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद हैं, कौन कौन चेहरे हैं जो इस डिप्लोमैटिक मीटिंग का हिस्सा है, जिसमें एक पक्ष अमेरिका है और दूसरा पक्ष ईरान है। उनकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मोहम्मद गालिबाफ, जो कि ईरान के स्पीकर हैं, जिनके बारे में मैंने अभी कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। ये सारे वो चेहरे हैं जो ईरान की तरफ से इस बैठक में मौजूद है और अमेरिका की तरफ से देखिए मार्को रूबियो इस बैठक में। मोहम्मद बागेर गालिबाफ ईरानी स्पीकर, वो मौजूद हैं। अब्बास अराक्ची, जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो मौजूद हैं इस मीटिंग में। इसके अलावा अब्दुल नासर हेब्ती, ये ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। तो ये तीनों जो टॉप के चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोहा में इस डिप्लोमैटिक मीटिंग में। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जो अमेरिका की तरफ से इस बैठक में हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ये कतर के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि कतर में ये पीस टॉक चल रही है दोहा में, तो उनके प्रधानमंत्री भी इस पीस टॉक का हिस्सा है। इसके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, ये भी इस पीस टॉक का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे चेहरे, इतने सारे लोग जो पीस टॉक में मौजूद हैं, क्या इनकी मौजूदगी किसी अंजाम तक पहुंचेगी? ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीस टॉक के बीच में अगर फायरिंग हो जाए, पीस टॉक एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ गोलाबारी हो जाए और अमेरिका की तरफ से ईरानी बोट को उड़ा दिया जाए, फिर ईरान ये कह दे कि हमने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है, अमेरिका का F-35 हमसे डरकर भाग गया, हमने अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, तो चीज़ें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फिशी बनती हुई दिख रही हैं। मेरे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड आनंद स्वरूप जी हैं, जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आनंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसी डिसीजन की तरफ बढ़ती हुई ये पीस टॉक नज़र आ रही है? क्योंकि एक तरफ पीस, दूसरी तरफ मिसाइल, दूसरी तरफ अटैक्स, दूसरी तरफ हॉट टॉक्स, ये एक टेबल पे सफल होंगी क्या? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि दोनों जो पार्टीज हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, अमेरिका और ईरान,
दोनों का एक मेन कंटेंशन है, वो है न्यूक्लियर जो आर्सेनल है ईरान के पास में, और वो ईरान किसी भी हालत में कह दीजिए छोड़ने को तैयार नहीं, और अमेरिका उसके बजाय पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ये जो अभी कह दीजिए कि फरवरी 28 में भी 28 फरवरी को भी अपनी पीस टॉक्स तो चली रही थी, अमेरिका ने उसके बीच में अटैक किया बिकॉज उनको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था वेनेजुएला को लेकर के। और आप देखिए कि ईरान ने इतने दिनों तक अमेरिका को होल्ड करके रख दिया, और आज टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चालू हो गया है। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में आप देखिए कि अमेरिका जो है अपनी छवि सुधारना चाहता है, क्योंकि अगर ये सीज फायर जो है यूनिलेटरली ही अमेरिका ही डिक्लेयर करना, ईरान अपनी तरफ से तो कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है उसके अंदर वॉर के अंदर। हाँ, वो रिस्पॉन्सेज अपने देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कह दीजिए 2500 एयर स्ट्राइक्स के बाद भी अगर एक देश खड़ा हुआ है अमेरिका के बेस पे, तो अमेरिका की इंटरनेशनल छवि तो खराब है। तो अमेरिका तो चाहता है कि ऐसी पीस टॉक्स हो तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन थे। ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है एज कम्पेयर टू ईरान, मगर ईरान ने अपने कह लीजिए कि तरीकों से एक मैसेज तो स्ट्रॉन्ग दे दिया। एक चीज मैं माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, एक चीज, क्योंकि आप जिन टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो मेजर हैं उसमें, वो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, अमेरिका की तरफ से वही टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं कि अपना न्यूक्लियर प्लान छोड़ दो, अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमको सौंप दो, हम आपके जो फ्रीज एसेट हैं उसको हम फ्री नहीं करेंगे, और आप बैलिस्टिक मिसाइल मत बनाइए। फिर ईरान इस पे कहता है ना 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 ना, इसके अलावा तो कोई नई कंडीशंस आई नहीं रही हैं, तो चीज वहीं की वहीं घूमकर पहुंच जाती है। दुनिया गोल है कहते हैं, और ये पीस टॉक भी गोल है, घूम के फिर वहीं आ जाती है। बिल्कुल सही बोला रोहित जी आपने, पीस टॉक्स का कोई कह लीजिए रास्ता निकल ही नहीं रहा है। अमेरिका जो एक तरीके से एक स्ट्रॉन्गर तरीके से इस टॉक्स में सामने आने की कोशिश कर रहा है, और आप देखिए कि मुस्तफा कामनी का कितना बड़ा बयान आ गया है करके कि अमेरिका जो है उसकी छवि धूमिल हो रही है, वो कमजोर पड़ रहा है। अगर पीस टॉक्स करनी है तो दोनों देशों को एक साथ में लाने वाली एक पावर ऐसी चाहिए जो दोनों के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर पाए। अभी के देश के अंदर जैसे पाकिस्तान था, बहुत ही वीक कंट्री है एज कम्पेयर टू बोथ द कंट्री। अब कतर है, कतर थोड़ा सा एमिनेबल है दोनों कंट्रीज के लिए, दोनों कंट्रीज थोड़ा फेथ भी रखते होंगे इसके अंदर, मगर पाकिस्तान पे तो किसी भी कंट्री का फेथ नहीं था। लास्ट ईयर के अंदर तो पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर फायरिंग चल रही थी। सबसे बड़ा अमेरिका का जो था ओसामा बिन लादेन, वो तो वहीं से पाकिस्तान से मिला था। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव चेंज तो है कि कतर में एक टॉक्स आ गई हैं, मगर मेरा ये मानना है कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री साथ में, चाइना कह दीजिए, रशिया कह दीजिए, या फिर इंडिया भी अगर कह सकते, यूएई की इवन एम्बेसडर ने बोला था कि इंडिया एक तरीके से पॉलिटिकली इनको साथ में बिठा करके एनफोर्सिंग के लिए एक पावरफुल कंट्री साथ में चाहिए, जिसका ग्लोबल कमांडिंग हो या कुछ रेपुटेशन हो। तो एक तरीके से पावर्स के अंदर अपना रशिया और चाइना का है, और इंडिया की पॉलिटिकल स्टैंडिंग पूरे इंटरनेशनली है कि हम एक कह दीजिए कि हम नॉन अलाइन रहे हैं हमेशा, और हम दोनों को साथ में बिठा के कर सकते हैं। मगर प्रेजेंट स्टेट के अंदर मुझे नहीं लगता, थोड़ा पॉजिटिव चेंज है, बट इसके अंदर अभी भी जो उनकी कंडीशन है, कोई भी कंट्री विड्रॉ नहीं करे, पीछे नहीं हट रही। अच्छा, एक चीज और, जो कतर में पीस टॉक शिफ्ट हो गई हैं, जैसा कि हम अभी बता भी रहे थे, उस पर बात भी कर रहे थे, क्या यही वजह है कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो फूफा बन गए हैं, मुंह फुलाए बैठे हैं और कह रहे हैं नहीं अब हम अब्राहम समझौते पे हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे? देखिए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो छवि है बहुत ही खराब है, तो वो, और देखिए उनकी बाउंड्री कंडीशन इतनी पैथेटिक है, उनके यहाँ पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, इवन बेसिक जो कमोडिटीज हैं वो इतनी इंपैक्टेड हो चुके हैं, इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो पाकिस्तान एक कंट्री कह लीजिए नाराज भी अगर हो जाता है, फूफा भी बन जाता है जैसे आप कहते हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर नहीं है। अमेरिका को तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहिए एग्जिट, क्योंकि आने वाले जो मिड टर्म्स हैं उसमें अपनी जो छवि खराब हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको इंप्रूव करना है कि वो अपने टर्म्स पे निकले, और उन्होंने शायद हो सकता है इसलिए पाकिस्तान को बाहर किया। कुछ बीच में टर्म्स आया कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे भी काम किए, जैसे कुछ अपने एयरक्राफ्ट को वहां पे लैंडिंग और सिक्योरिटी के लिए वहां पे ईरान के रख लिए थे, जिसका अमेरिका को इतना पता नहीं था। तो ये बैक स्टैबिंग भी था एक तरीके से, तो इसलिए कॉन्फिडेंस उनका आपस में बन नहीं पा रहा था। हाँ, कतार एक न्यूट्रल कंट्री है दोनों के लिए, और दोनों हो सकता है कि यहाँ पे आए, मगर मेरा ये मानना है रोहित जी, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री वर्ल्ड की साथ में नहीं बैठेगी, जिसकी पावर अमेरिका के थोड़ा समकक्ष ना हो के थोड़ी आसपास की हो, तब तक अमेरिका अपने ही टर्म्स पे ही पीस टॉक पे एग्जिट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, मेरा सवाल सर फिर से एक बार पाकिस्तान को लेकर ही है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड CDS हैं और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो ट्रंप के दर पर चक्कर लगाते रहते हैं कि ट्रंप से टाइम मिल जाए, या फिर
मुलाकात के लिए भागे वहां पर रहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये एटीट्यूड, क्या ये मुश्किल खड़ी कर सकता है? क्योंकि अब्राहम समझौते का तो मतलब यही है ना कि अमेरिका ये चाहता है कि भाई जो पाकिस्तान है वो भी उसमें शामिल हो जाए और इजराइल को मान्यता दे, जबकि पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान का, जो ये नाराजगी वहां के रक्षा मंत्री दिखा रहे हैं? पाकिस्तान तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, मैं ये मानता हूँ। समय आएगा तो पाकिस्तान को इसमें से बाहर भी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की जो आप की बात करते हैं कि पीस एनफोर्सिंग के अंदर आप सिंदूर में देखिए कि इंडिया ने कितना बढ़िया से एक्सपोज कर दिया था उनकी जो मिलिट्री माइट है, और अपना 88 आवर्स के अंदर ही हमने उनको पुश कर दिए थे कॉर्नर के अंदर कि वो चिल्ला करके वो शोर मचा के ग्लोबल लेवल पे अमेरिका को बीच में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो अमेरिका आई पर्सनली की इनकॉन्सिक्वेंशियल एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है इस पीस टॉक्स का। अच्छा हुआ अमेरिका पाकिस्तान बाहर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान हर एक कंडीशन में अपना फायदा, निजी फायदा देखने की कोशिश करता है, और उसके चलते मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान सिंसियर नहीं था इन पीस टॉक्स में, ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं वापस। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हम पीस टॉक की बात कर रहे हैं लेकिन वहां तो कस्में खाई जा रही हैं। ईरान ने एक बार फिर से खुलेआम बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान को भी हम लपेटेंगे। ईरान ने गंदी नीयत एक्सपोज करते हुए धमकी दी है। गंदी नीयत पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। ईरान कह रहा है कि उन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे जो शांति वार्ता में डबल गेम कर रहे हैं। किसी को बिना जवाब दिए हम छोड़ेंगे नहीं। यूएस से डील में फंड्स को अनफ्रीज करना मुख्य अड़चन है, यह ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देखिए, एक बार फिर से ईरान की तरफ से यह खुली धमकी है कि धमकी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। आप इसको समझेंगे अगर, जो ईरानी मीडिया में जिस तरह के दावे कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं ये दावा, ये ईरानी मीडिया में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ये सीधे तौर पर धमकी ट्रंप के लिए भी है, यह सीधे तौर पर धमकी अमेरिका के लिए भी है। और आनंद स्वरूप जी, इस तरह की धमकियों से तो पीस टॉक पे डेंट ही लगेगा। जिस तरह की बात हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि जब तक कोई एक ऐसा देश जिसका बराबर प्रभाव यूएस पर, ट्रंप पर ना हो, जब तक वो इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, वो सीरियसनेस इसमें नहीं आएगी और इस तरह के स्टेटमेंट्स तो और डेंट करेंगे। तो ये देखिए, ये अब वॉर जो है, दोनों ही कंट्रीज ने अपना जो आर्सनल है, अमेरिका ने जैसे 12.5 एयर स्ट्राइक्स कर दी, अपनी थर्ड मिसाइल से पैट्रियट की बैटरीज लगभग 90% पूरा अपना खत्म कर चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर ईरान खड़ा हुआ है, तो आप ये देखिए कि दोनों ही कंट्रीज अब नहीं चाहती है एक्चुअली ये वॉर आगे बढ़े, मगर जो अब स्टेटमेंट चलती है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइक वॉर बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के चलते चल रही है। छोटी मोटी छुटपुट, जैसे कल अमेरिका ने अटैक कर दिया, वहां पे मिसाइल साइट्स को हिट करने की कोशिश करी, छोटी फोर्स को उड़ा दिया, वो बहुत ही छोटा लॉस है एज कंपेयर टू जो ईरान अब तक झेल चुका है। ये बहुत छोटी चीजें हैं। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के चलते स्टेटमेंट्स तो आती रहेंगी। दोनों ही पार्टीज इस वक्त चाह रही हैं कि कुछ उनके हिसाब से हो जाए। थोड़ा शोर तो मचाया है अमेरिका ने, और ट्रम्प साहब तो हमेशा कह लीजिए कि स्टेटमेंट कुछ ना कुछ ऐसी आती है जैसे पूरा वर्ल्ड अब थोड़ी तरीके से क्रेडिबिलिटी भी कम हो गई है। तो ईरान और यूएसए इस वक्त जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसको ज्यादा हम तवज्जो ना देकर के ये सोचते हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, दूसरे व्यक्ति को एक तरीके से मानसिक तौर से प्रभावित करने की कोशिश करें कि इतने के बाद भी हम अगर पीछे नहीं हट रहे हैं, तो थोड़ा एक कह लीजिए कि आपस में ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में एक दूसरे के साथ में थोड़ा ज्यादा वेटेज लेने के लिए। सर, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा इसका जवाब चाहूंगा। क्या ट्रंप ने ईरान को भी वेनेजुएला समझ लिया था? बहुत बड़ी गलती हुई है ट्रंप में इसमें। तो रोहित जी देखिए, मतलब बार बार उनको वन वे सीज फायर करना पड़ रहा है। ईरान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया, और अंडर एस्टिमेट करने से कह लीजिए कि ट्रंप को अब पूरे अमेरिकन सिटीजन्स को, उनके यहाँ पेट्रोल इतना महंगा हो गया पर गैलन, उनके अच्छा डेफिसिट बढ़ गया है। उनके जो 39 बिलियन का जो है, उस डेफिसिट में हाउस होल्ड्स के ऊपर डेफिसिट $2,80,000 का हो गया है। और आज कह लीजिए ट्रंप की रेटिंग 35% के पास पहुंच चुकी है, और मिड टर्म सामने आए खड़े हैं करके। तो ट्रंप के लिए तो बहुत नुकसान वाली बात है। डेफिनेटली यूएसए में अंडर एस्टिमेट करके ईरान को इस स्टेप को दिया, और ये थोड़ा उनका खामियाजा ट्रंप को भुगतना पड़े मिड टर्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद स्वरूप जी, साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इधर कोटा में नए अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां प्रसूताओं को लगाए गए जो ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन हैं, उनके सैंपल्स जांच में फेल हो गए। जांच में इन इंजेक्शंस में दवा की मात्रा 0 निकली। ये 16,000 इंजेक्शन अमृतसर की एक कंपनी से मंगाए गए थे, जो कि ब्लीडिंग रोकने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन जब इनकी सैंपलिंग की गई, इनकी टेस्टिंग की गई, तो ये
रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं निकले, जीरो निकले। आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही ये सामने आई। कोटा के हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत का कारण आया सामने। कोटा में प्रेग्नेंट महिलाओं को लगाया गया इंजेक्शन सैंपल में हुआ फेल। अब तक तबीयत बिगड़ने से 5 प्रसूताएं तोड़ चुकी हैं दम। नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के जानलेवा जाल का खुलासा। कोटा में नए अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहां प्रसूताओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल जांच में फेल हो गया। जांच में इन इंजेक्शंस में दवा की मात्रा 0 निकली। ये 16,000 इंजेक्शन अमृतसर की एक कंपनी से मंगवाए गए थे, जो ब्लीडिंग रोकने के लिए लगाए जाते हैं। ड्रग कंट्रोल टीम ने बताया कि सैंपल जांच में इंजेक्शन का एक बैच फेल पाया गया। रिपोर्ट मिलते ही स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ। अस्पतालों सहित सप्लायर फर्म पर छापेमारी की गई। ये इंजेक्शन कोटा की स्थानीय फर्म मैसर्स राजस्थान मेडिकल हॉल के जरिए सप्लाई किए गए थे। जब्त इंजेक्शनों में 2,479 नए अस्पताल के औषधि भंडार के, 72 जेके लोन के और 950 सप्लायर फर्म के हैं। दिनांक 7/5/2026 को मेडिकल कॉलेज से सैंपल लिए थे स्टोर से। उनकी रिपोर्ट आज आ गई है। 20 सैंपल में से 19 सैंपल पास हो गए। एक सैंपल अब मानक कोटि का पाया है, लेकिन वो सैंपल भी एंडोटॉक्सिन और स्टिल्टी में पास हुआ है। मेरा ये मानना है कि उन इंजेक्शनों की वजह से डेथ नहीं हुई है, क्योंकि ये सैंपल स्टिल्टेड एंडोटॉक्सिन में पास हुए हैं। अब मानक कोटि का है, उसकी हम जांच कर रहे हैं, बचे हुए स्टॉक को सीज कर रहे हैं, कंपनी लेवल पे कार्रवाई करेंगे, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करेंगे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रसव पीड़ा शुरू कराने और सिजेरियन डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए किया जाता है। ऐसे में इस इंजेक्शन में दवा की मात्रा नहीं होना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। इलाज के दौरान जिन प्रसूताओं की मौत हुई है, उनमें प्रिया, पिंकी महावर, ज्योति, पूजा और शीरीन शामिल हैं। वहीं 6 महिलाएं अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस केस की जांच के लिए बीते दिनों एम्स दिल्ली की भी एक टीम कोटा आई थी। कोटा मेडिकल कॉलेज के गायनी वार्ड से आई ये खबर बेहद चिंताजनक और दिल दहलाने वाली है। सवाल ये है कि जब से अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का दावा करता है, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर जी, क्या आम लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? कुल मिलाकर कोटा में सिस्टम ने जान ले ली। स्वास्थ्य मंत्री अभी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जौनपुर का रवि यादव, अलीगढ़ का रजा मोहम्मद, इन दोनों के एनकाउंटर पर बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर्स हैं वो अब तक मुसलमानों के हुए हैं और सबसे ज्यादा मुसलमान ही यूपी पुलिस के एनकाउंटर्स में मारे गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को एनकाउंटर में मारा गया। ये कह के वो सवार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि तीसरे नंबर पर यादव बिरादरी के लोग हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को दिक्कत किससे है? एनकाउंटर से दिक्कत है या किसी जाति विशेष से अखिलेश यादव को दिक्कत है? सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है।
इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार आम जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। डर, भय, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रही है फेक इनकाउंटर के बहाने। फर्जी इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर संभलता नहीं है बल्कि और बिगड़ता है, क्योंकि इससे पुलिस में भ्रष्टाचार फैलता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर एक पूरा अपराध तंत्र खड़ा कर दिया है, जिसमें कई स्टेज पे हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर को सही साबित करने के लिए कुछ भ्रष्ट वकील मनगढ़ंत कनपुरिया किस्सा बताते हैं और फिर वो अधिकारियों और सरकार को ही ब्लैकमेल करते हैं। फर्जी इनकाउंटर से घूसखोरी और काली कमाई का कुचक्र शुरू होता है। फर्जी इनकाउंटर मानवाधिकार की हत्या करता है। अभी हमारे साथी यहां हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा डेटा तैयार किया कि मानवाधिकार को समय समय पे उन्होंने शिकायतें की हैं, जिसका वो डेटा भी आपको देंगे। फर्जी इनकाउंटर में जो मारे जाते हैं उनको मारने वाले भी आखिर वो वैधानिक और सामाजिक रूप से मारे जाते हैं, क्योंकि फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस जब फंसती है तो भाजपा सरकार उससे मुंह मोड़ लेती है। जौनपुर का एक उदाहरण है कि जहां पर पुजारी यादव का इनकाउंटर किया था और उसकी हम सब ने मिलकर के मदद की जब फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ। तो अखिलेश यादव यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी पुलिस के एनकाउंटर्स को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, इसलिए वो जो एनकाउंटर का डेटा जुटा कर लाए उस डेटा में जाति का पुट जरूर था। मुसलमान, ब्राह्मण, यादव, इन जातियों के हिसाब से अखिलेश यादव डेटा लेकर आए कि यूपी सरकार का भी इस पर अपना अलग वर्जन है। वो क्या कह रहे हैं, क्या अखिलेश के आरोप हैं और यूपी सरकार का उस पर क्या जवाब है, वो मैं ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाता हूं। तो एनकाउंटर पर अखिलेश वर्सेस योगी। अखिलेश कहते हैं कि एनकाउंटर की आड़ में जो कानून है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यूपी सरकार योगी कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो चलेगी और वो जरूरी भी है। अखिलेश कहते हैं कई एनकाउंटर फर्जी और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। वो एनकाउंटर्स पर सवाल खड़े करते हैं। वहां सरकार क्या कहती है कि अपराधियों में कानून का डर पैदा हुआ है इन एनकाउंटर्स के चलते। अखिलेश कहते हैं कि निर्दोष और कमजोर वर्ग के लोग भी निशाने पर आ गए हैं। तो अखिलेश यादव का अपना अलग वर्जन है, सरकार इसका अलग से जवाब देती है। योगी कहते हैं कि माफिया और गैंगस्टर नेटवर्क पर यह बड़ी चोट है और उस पर चोट करने के लिए एनकाउंटर जरूरी है। यूपी में कानून व्यवस्था ठोको राज में बदल गई है। ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं यूपी की योगी सरकार पर और यूपी पुलिस को लेकर। योगी सरकार कहती है कि जनता की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। इधर अखिलेश यादव क्या कहते हैं, न्याय अदालत पे होना चाहिए, सड़क पर नहीं। यानी कि वो एक तरह से कह रहे हैं कि एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं वो गलत हैं। एनकाउंटर्स को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है, यह यूपी सरकार कह रही है। अखिलेश सवाल खड़ा करते हैं कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई कर रही है। वो पुलिस के ऊपर सीधा आरोप लगाते हैं कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है और ये पॉलिटिकल प्रेशर, बल्कि वो एक तरह से कहते हैं पॉलिटिकल मर्डर्स हैं। जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसको वो पॉलिटिकल मर्डर्स कहते हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्ती को जनता का समर्थन है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार एनकाउंटर के नाम पर एक डर का जो माहौल है वो डर का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जरूरी है, ये टेक यूपी सरकार का है। तो जाहिर सी बात है अखिलेश विपक्ष में हैं, वो सवाल खड़े कर भी रहे हैं, लेकिन सवाल खड़े करने का जो तरीका है ना उनका, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया वो जाति गिनवा रहे थे कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मारा जाता है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मणों को मारा जाता है, तीसरे नंबर पर यादवों को मारा जाता है। ये जो जाति वाइज डेटा था ना वो सवाल खड़े कर रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष की मंशा को लेकर। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से ये खबर आ रही है और यहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई।
जहां मृतक सोहिल अपने एक दोस्त के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गया था। अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उस फुटेज में एक युवक उसे पानी के अंदर दबाए हुए दिखाई दे रहा है। पीछे आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। अब क्योंकि इस शख्स की मौत हो गई है जो पानी के अंदर था, तो इसको हम ब्लर करके दिखा रहे हैं, आपको हम क्लियर फुटेज नहीं दिखा सकते। ये देखिए, ये जो ऊपर ये शख्स है, ये इस शख्स को दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है और इसने तब तक उस शख्स को ऊपर नहीं आने दिया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सोहिल काफी देर तक छटपटाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन आरोपी ने उसका सिर नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद जो युवक था वो बेहोश हो गया और बाद में उसकी लाश, उसका शव ही इस स्विमिंग पूल से बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़े जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। परिजनों ने कहा है कि ये पुरानी रंजिश में की गई हत्या है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। अवैध रूप से इस स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा था। इस पूल में कैसे, आप देखिए तस्वीरों में, कि एक शख्स को डुबाकर मार दिया गया। काफी देर तक वो बचने की कोशिश करता रहा। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो इसमें जो शख्स अंदर है उसका संघर्ष, सोहिल उसका नाम था, उसका संघर्ष आपको पूरी तरीके से नजर आएगा। लेकिन जो शख्स उसे मारने की कोशिश कर रहा था, उसने ऊपर आने का मौका ही नहीं दिया सोहिल को। थोड़ी बहुत कोशिश करता सोहिल, ऊपर आने की कोशिश करता, तो वापस ये जो हत्यारा है वो उसको अंदर स्विमिंग पूल में धकेल देता और काफ़ी देर तक दोनों के बीच ये संघर्ष चलता रहा। लेकिन शायद जो हत्यारा था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, वो डील डॉल में सोहिल से शायद स्ट्रांग था, उसने ऊपर नहीं आने दिया और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर सोहिल ने दम तोड़ दिया। अचेत हो गया था सोहिल और बाद में इस शख्स यहाँ से चला गया। और जब रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची, जब शव को बाहर निकाला गया इस स्विमिंग पूल से, तो सोहिल की मौत हो चुकी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार का बेटा पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार है और इसके बाद से जो सियासी माहौल है वो बड़ा गरमाया हुआ है। संघ ने मंत्री जी को कड़ा संदेश भी दे दिया है। रिपोर्ट देखिए आप। तेलंगाना में बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय के बेटे बंदी साई भगीरथ का नाम आने के बाद से ही राज्य में आरएसएस ने बीजेपी से दूरी बना ली है। इसके पीछे वजह है मामले में संघ के कुछ पदाधिकारियों के नाम का घसीटा जाना, जिसके बाद तेलंगाना के प्रांत प्रचारक कट्टा राजगोपाल ने मामले में कानूनी कार्रवाई करने तक की चेतावनी दे डाली। इस विवाद से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में संघ के कुछ पदाधिकारियों को भी घसीटा गया। अगर कोई हमारे पदाधिकारियों को इससे जोड़कर संघ की छवि खराब करने की कोशिश करेगा तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साई भगीरथ पर 31 दिसंबर 2025 की रात 17 वर्षीय नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। पीड़ित परिवार के मुताबिक जब उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत कराने की कोशिश की तो उन पर केस न लेने का दबाव डाला गया। आखिरकार 8 मई 2026 को पुलिस ने बंदी साई भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। मंत्री के बेटे पर पॉक्सो केस की टाइमलाइन: 8 मई भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज, 12 मई आरोपी को नोटिस जारी, 13 मई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, 13 मई सुनवाई में शामिल होने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा, 14 मई पीड़िता की मां के बयान दर्ज, 15 मई गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से कोर्ट का इनकार, 16 मई साइबराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, 18 मई कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी। बेटे के पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार होने से विपक्ष ने बंदी संजय और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है, तो बंदी संजय ने पलटवार करते हुए कहा, मैं पार्टी की गरिमा को कम करने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा। वो लोग कायर हैं जो राजनीतिक रूप से मेरा सामना नहीं कर सकते। वे बंदी संजय और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं राजनीति में अपने पिता या दादा के नाम का इस्तेमाल करके नहीं आया हूँ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय के बेटे पर केस के बाद गिरफ्तारी होने से बीजेपी को राज्य में जनाधार बढ़ाने और पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की कवायद गर्त में जाती दिख रही है। रही सही कसर आरएसएस के बयान ने कर दी है। ऐसे में बंदी संजय ने अपनी छवि सुधारने के लिए और बेटे भगीरथ के केस को लेकर बेटा समेत 23 लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। और उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त सियासत गरमाई हुई है और ये सियासत जो गर्म है इसके पीछे पोस्टर वॉर वजह है। किसके ऐसे पोस्टर्स हैं जिन्होंने इस वॉर को और भड़का दिया है, देखिए आज के टॉप वीडियोस में।
उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर वॉर का सिलसिला जारी है। इस बार बदायूं कांड को लेकर पोस्टर जारी किया गया है, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया। बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर देहात में होर्डिंग लगे हैं। होर्डिंग में बदायूं डबल रेप और हत्या का जिक्र है। अखिलेश सरकार में घटना हुई थी। सारे आरोपी यादव समाज के हैं। मृतक लड़कियां शाक्य समाज की थीं। 2014 के बदायूं कांड के 12 साल होने पर पोस्टर वॉर किया गया है। पोस्टर पर लिखा है, महिला विरोधी सफाई, आजकल की महिलाएं धंधेबाज हो गई हैं। रेप के नाम पर झूठे मुकदमे कर लोगों को ठगने का काम करती हैं। पोस्टर में शिवपाल यादव के पुराने बयान का जिक्र किया गया है। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है कि काले कारनामे, टोपी लाल, महिलाएं थी इनसे बेहाल। इसके बाद इन होर्डिंग से सफाई भड़क गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग्स उतरवाए, बैनर जलाकर नाराजगी जाहिर की। सफाइयों का कहना है कि बीजेपी ने ये होर्डिंग्स लगवाए हैं। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने नकली पेट्रोल पंप चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। नकली पेट्रोल पंप चलाने वाले सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये लोग पेट्रोल में मिलावट करके उसकी बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने 10,000 लीटर मिलावटी पेट्रोल और पेट्रोल पंप का नकली लाइसेंस भी बरामद किया है। रोजा थाना इलाके के डिंगरपुर क्षेत्र में ये नकली पेट्रोल पंप चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने नकली पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग पेट्रोल खरीदकर उसमें प्रेस्टीज कोटिंग करते थे, भारी मिलावट करके पेट्रोल की बिक्री कर रहे थे और मोटा मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस का कहना है कि बरामद किए गए डीजल और पेट्रोल के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नासिक में अशोक खरात के बाद एक और ढोंगी बाबा का काला कारनामा उजागर हुआ है। इस ढोंगी बाबा का नाम है कमलेश शिव कुमार अधिकारी, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अंधविश्वास और डर का धंधा चला रहा था। अघोरी पूजा, तांत्रिक क्रियाओं और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में ढोंगी बाबा कमलेश शिव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस ढोंगी बाबा ने सोलापुर के रहने वाले 2 भाइयों को अपना शिकार बनाया था। बाबा ने दोनों भाइयों को दैवीय दोष और मृत्यु योग का खतरा दिखाया था। इस कथित संकट को टालने और जान बचाने के नाम पर बाबा ने उनसे लाखों रुपए ऐंठे। पीड़ित भाइयों का आरोप है कि बाबा ने उन्हें उज्जैन के एक शमशान घाट में ले जाकर अघोरी पूजा भी की थी। दैवीय उपचार और तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर वहां कई बेकसूर पशुओं की बेरहमी से बलि भी दी गई। ऋषिकेश में हरियाणा से आए पर्यटकों के साथ हुई मारपीट का मामला अब सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद बन गया है। घटना के बाद हरियाणा के चर्चित यूट्यूबर हर्ष शिकारा ने वीडियो जारी कर उत्तराखंड के लोगों और स्थानीय भीड़ पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल 3 दिन पहले ऋषिकेश में स्थानीय लोगों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा से आए युवकों की जमकर पिटाई की थी। आरोप है कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। वायरल वीडियो में हर्ष शिकारा ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा से आने वाले पर्यटकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश को हरियाणा का आदमी चलाता है। यूट्यूबर ने दावा किया कि हरियाणा के लोग भले ही ऊंची आवाज में बात करें या दिखावा करें, लेकिन लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करते। वहीं उज्जवल पंडित ने कहा कि किसी भी घटना पर पूरी जानकारी सामने आने से पहले सोशल मीडिया पर बयानबाजी सही नहीं है। तो सियासत उत्तर प्रदेश का समझ लीजिए कि हिस्सा है। अभी पोस्टर वॉर पर सियासत हो रही है, तो अब बिजली पर भी जमकर सियासत हो रही है। आज से नहीं, पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि यूपी में बिजली संकट है और विपक्ष इस बिजली संकट को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और इस वक्त बिजली संकट में डूबा हुआ है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है। रात के वक्त भी बार बार बत्ती गुल हो जा रही है, जिससे नाराज लोग सड़कों पर उतर आए, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और इस संकट पर सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा यूपी की पब्लिक भुगत रही है, जनता भुगत रही है। अखिलेश का आरोप है कि सरकार ने कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाया, जिसकी वजह से आज ये हालात बन रहे हैं, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरा भी देर नहीं की अखिलेश पर पलटवार करने में। सीएम योगी ने कहा कि बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में प्रदेश की हालत बेहद खराब थी। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हालात ऐसे थे कि लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे, क्योंकि बिजली ही नहीं आती थी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात जल्द सामान्य होने का दावा भी किया। अब सवाल है कि बिजली संकट के लिए जिम्मेदार कौन है, इस संकट से पब्लिक को राहत कब मिलेगी, और सवाल यह भी है कि गर्मी आते ही ये बिजली का संकट क्यों हर साल पैदा हो जाता है। बिजली चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुरक्षा, हाय हाय, सुरक्षा, हाय हाय।
रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड पे हट जाइए। एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, तपती, चुभती और भीषण गर्मी में बिजली गई तो जनता सड़कों पर उतर आई। प्रचंड गर्मी में बत्ती बार बार गुल हुई तो यूपी के कई शहरों से बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश की ऐसी ही तस्वीर नजर आई। 45 डिग्री के पारे में अघोषित बिजली कटौती से परेशान यूपी की आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोल दिया। कानपुर में बिजली संकट से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। बुलंदशहर के अनूप शहर में अघोषित बिजली कटौती से नाराज जनता नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गई। गोंडा में भी रात के वक्त बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जाहिर किया। हापुड़ में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। जौनपुर में भी बिजली कटौती से परेशान जनता के सब्र का बांध टूट गया। सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया और कुछ ही दिन पहले यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां से पूरा सिस्टम चलता है, जहां सरकार से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स तक रहते हैं, वहां भी लोगों को बिजली कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा। पावर कट से यूपी के लोगों की मुश्किलें बढ़ी तो सियासी गलियारे की तपिश भी बढ़ने लगी। बिजली संकट से परेशान यूपी के कई बीजेपी विधायकों ने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखी, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तंज कसा। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, यूपी में असहनीय महाविद्युत आपदा की वजह से लगातार बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए भयभीत भाजपाई विधायक सांसद दिखावटी चिट्ठी के रूप में जिस कागजी कवच से खुद को बचाना चाह रहे हैं, वो चिट्ठी दरअसल अपनी सरकार को लिखा कोई जनहित का पत्र नहीं है, बल्कि भाजपा रूपी डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनावों में टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र है। इस जानलेवा गर्मी में परिवारों में बड़े बुजुर्गों, बीमारों, बच्चों और खाने पीने की व्यवस्था में झुलसती महिलाओं की क्या दुर्दशा हो रही है, ये केवल परिवार वाले ही समझ सकते हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से बिजली संकट पैदा हुआ है। सबसे ज्यादा बिजली का कारखाना किसने लगाया, और कम से कम मुख्यमंत्री जी एक कारखाने का नाम ले दें तो उससे भी थोड़ी बहुत बिजली से राहत मिल जाएगी। बिजली के कारखाने का नाम भी नहीं लेती सरकार। ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे, किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। यूपी में बिजली संकट को लेकर सियासत हो रही है और दोनों ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसका सच क्या है ये भी समझना जरूरी है। योगी सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में 5 बड़े पावर प्लांट्स का निर्माण कराया, जिनमें कानपुर का घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता 1980 मेगावाट है। एटा में 1320 मेगावाट क्षमता के जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण भी योगी सरकार में हुआ। प्रयागराज का मेजा थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है, ये एनटीपीसी और यूपी सरकार का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सोनभद्र का ओबरा सी थर्मल पावर प्लांट, जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है, इस प्लांट के जरिए भी राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन जोड़ा गया। इसके अलावा अखिलेश यादव की सरकार में हुए पावर प्लांट के निर्माण पर नजर डालें तो अखिलेश सरकार में अनपरा डी थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हुआ, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। 980 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले ललितपुर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण भी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही हुआ। हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट का विस्तार अखिलेश सरकार में हुआ। 660 मेगावाट क्षमता वाले पनकी थर्मल पावर प्लांट की नई परियोजना को भी अखिलेश की सरकार में ही मंजूरी मिली थी। यानी दोनों ही सरकारों में पावर सेक्टर को विकसित किया गया था, लेकिन जरूरतों के हिसाब से बिजली का संकट खत्म नहीं हुआ। पास बिजली
ही नहीं है, कैसे है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तार जल गया है। कई गांव तो ऐसे है, कहने सुनने पर ट्रांसफार्मर लगाया गया, 2 घंटे में फिर दब गया। दूर नहीं कर्मडाड़ा का है, जहां मुख्यमंत्री जी आए थे 2 दिन। उत्तर प्रदेश में विद्युत की महा आपूर्ति हो रही है। अब महा अंधे लोगों को वो महा आपूर्ति दिखाई न दे रही हो तो उसका कोई उपाय नहीं। यूपी में बिजली संकट पर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। बिजली गुल है लेकिन सियासी पारा हाई है। सवाल है कि आज जो हालात बने हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिजली संकट का समाधान क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच मुंबई से खबर यह है कि यहां पर भी पानी का संकट गहराता जा रहा है। शहर को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिसके चलते बीएमसी ने 10% पानी की कटौती लागू कर दी है। बीएमसी ने अल नीनो के असर और मानसून में संभावित देरी को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस फैसले का असर अब मुंबई वालों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को कम पानी मिल रहा है, तो कहीं टैंकर्स जो हैं उन पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। बढ़ती गर्मी और घटते जल भंडार ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। आखिर मुंबई के सामने कितना बड़ा जल संकट खड़ा है और कब तक लोगों को राहत मिल सकती है, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। यूं तो मुंबई को ग्लोबल सिटी बनाने का दावा करते हैं, लेकिन आज भी मुंबई मॉनसून की बारिश पर डिपेंड रहती है। ऐसे में देखा जाए तो सरकार और बीएमसी ने पानी की समस्या को देखते हुए आने वाले समय में अल नीनो के कारण बारिश कम होने की आशंका जताई जा रही है, जहां पर पानी के संकट को कम करने के लिए 10% की कटौती की गई है। ऐसे में देखा जाए तो सरकार एक और बड़ा कदम उठा रही है, जहाँ पर गोराई नामक डैम बनाने की तैयारी में है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर आम जनता को पानी के संकट से बचाने के लिए और कितने बड़े एक्शन लिए जाते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप दानवे के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24/7। वहाँ से लाना पड़ रहा है, उधर से, उधर बाहर, और उधर पानी चालू है तो पुलिस को देख के हम लोग बंद कर देते हैं। क्या करेंगे, हमारा जीना दुश्वार करे। हम लोग बीमार इंसान लोग, घर तोड़ दिए, छोटे छोटे बच्चे देखो उधर। हाँ, हम इधर तो जगह जब काम आ रही तो हम लोग कभी तकलीफ नहीं दी। हमको भी 30 पे 7 साल हो गए भारत नगर से इधर आके मजबूरी में पड़े हम लोग। हाँ? इससे पहले जब आप लोग के पास घर था तो पानी का कनेक्शन था, सब था, पूरा उखाड़ के लेके गए पूरा नल। अब आप लोग को दिक्कत हो रही है, हर चीज की दिक्कत हो रही। खाना दूसरे ला के दे रहे तो वो भी मना कर पकाने नहीं मिल रहा है। मदद करने आ रहा ना, उसको भी पुलिस वाले लोग मना कर के मदद मत करो। हमारा सामान आज बोले है कि लेके जाओ, नहीं तो तुम्हारा सामान पूरा भर के लेके जाएगी। ना हमको खाने का सुविधा है, ना पानी का है, ना रहने का है। यहाँ पे हम बाल बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे लेके मच्छरों में पड़े हैं। पूरा घर हमारा बेघर कर दिए, जबकि यहाँ का पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सब यहाँ का ही है। हमको बेघर कर दिए। गरीब नगर टूटा तो हमको भी उजाड़। इधर बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अब बांग्लादेशियों को देश छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया। शुवेंदु ने कहा है कि जल्दी जल्दी भाग जाओ यहां से, वरना हम एक्शन लेने वाले हैं। हम घुसपैठियों को जेल में भेजकर, जेल में बिठाकर रोटी नहीं खिलाने वाले हैं। इधर नॉर्थ 24 परगना में 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक हाकिमपुर चेकपोस्ट पर इकट्ठा हुए। अब दावा यह है कि ये लोग यहां पर हिंदुस्तान में, बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे थे, और अब जब शुवेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया, हुई जब सरकार बनी थी तो शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी बांग्लादेशी हैं, जो भी अवैध घुसपैठिए हैं, उन्हें हम यहां से भगाएंगे। तो अब उस योजना पर चल पड़े हैं और इसीलिए बांग्लादेश लौटने के लिए ऐसे लोग जो अवैध तरीके से यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे थे, अब वो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, तो नया कानून नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। और 16 आने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए, कल 7 बजे फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।